धन्यवाद। धन्यवाद। जो दृश्य आपने देखे वे 14 तारीख रविवार को हुए चौंकाने वाले हमले के हैं। लक्ष्य गाजा शहर में स्थित एक आवासीय इमारत थी। कुछ ही मिनटों में वह पूरी तरह से नष्ट हो गया था। धन्यवाद, धन्यवाद। मलबे में तब्दील हो गया। इजराइल की रक्षा बलों के अनुसार इस इमारत का इस्तेमाल हमास द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के समन्वय के लिए किया जा रहा था, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगले दिन सोमवार को रणनीतिक बमबारी की एक तीव्र श्रृंखला ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। इसी समय अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो यरूशलेम में युद्ध पर चर्चा कर रहे थे। फिर मंगलवार 16 तारीख की सुबह चीजें तेजी से बदल गईं। इजराइल ने एक भव्य ऑपरेशन को अंजाम देने और लगभग 2 साल पहले किया गया वादा निभाने का फैसला किया। यह वादा 7 अक्टूबर 2023 के आतंकवादी हमलों के तुरंत बाद किया गया था। उस नाटकीय क्षण में नेतन्याहू ने घोषणा की थी कि इजराइल तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक गाजा से हमास को पूरी तरह खत्म नहीं कर देता। वह सिर्फ हराने नहीं बल्कि समूह की शासन और सैन्य क्षमता पूरी तरह खत्म करने की बात कर रहे थे। तब से इजराइल ने गाजा पट्टी के करीब 75% हिस्से पर कब्जा कर लिया है, लेकिन गाजरा शहर हमास का आखिरी बड़ा गढ़ बना हुआ था। लेकिन अब ऑपरेशन गिदेओन द्वितीय अंतिम रूप से उस वादे को पूरा करने का प्रतीक है और नाम भी यूं ही नहीं चुना गया है। गिदेओन एक बाइबिल योद्धा था जिसने संख्या में कहीं ज्यादा बड़े दुश्मन की सेना को हराया था। यह नाम संकेत देता है कि यह हमास के खिलाफ अंतिम और शायद निर्णायक लड़ाई होगी। हमले की शुरुआत में ही इजराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की कि गाजा पट्टी जल रही है। उन्होंने कहा, रक्षा बल लोहे की मुट्ठी से आतंकवादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं और सैनिक बहादुरी से लड़ रहे हैं ताकि बंधकों की रिहाई और हमास की हार के लिए परिस्थितियां बनाई जा सकें। अब मुझे आपको इस ऑपरेशन का पैमाना दिखाने दीजिए क्योंकि यह वाकई प्रभावशाली है। इजराइल ने गाजा शहर पर आगे बढ़ने के लिए इजराइल रक्षा बलों की 2 पूरी डिवीजन को तैनात किया है। एक तीसरी डिवीजन रणनीतिक रिजर्व में बनी हुई है जो जरूरत पड़ने पर विशेष क्षेत्रों को मजबूती देने के लिए तैयार है। संख्या चौंकाने वाली है। दर्जनों हजार रिजर्विस्टों को बुलाया गया है। कुछ स्रोतों के अनुसार यह संख्या 80,000 नए सैनिकों तक पहुंचती है और रिजर्विस्टों की यह बड़ी तैनाती एक बहुत ही खास वजह से हो रही है। लगभग 2 साल तक लगातार लड़ाई के बाद नियमित सेना के कई सैनिक थक चुके हैं। कुछ तो 1 साल से भी ज्यादा समय तक बिना रुके लड़ते रहे हैं। इजराइल को ऐसे सैनिकों की जरूरत है जो आराम किए हुए हों और युद्ध के सबसे तीव्र और चुनौतीपूर्ण चरण का सामना करने के लिए तैयार हो। सैन्य रणनीति पूरी तरह बदल गई है। अब तक इजराइल एक ऐसी समस्या का सामना कर रहा था जो बार बार दोहराई जाती थी। हमास का हमला करके लौट जाने का पैटर्न जो होता था वह कुछ ऐसा ही था। इजरायली सेना एक क्षेत्र को साफ करती थी, आतंकवादी सेल्स को हरा देती थी, लेकिन फिर पता चलता था कि नए लड़ाके दूसरे स्थानों पर हथियारों के साथ आ जाते थे। हमास के पास फिर से संगठित होने और अपनी ताकत को दोबारा इकट्ठा करने की अद्भुत क्षमता थी। तभी इजराइल ने अपनी सैन्य नीति बदलने का फैसला किया ताकि इस अंतहीन चक्र को तोड़ा जा सके।
नई रणनीति अब है साफ करना, बनाए रखना और इनकार करना। इसका मतलब है दूसरे शब्दों में कि वे सिर्फ भी दुश्मन को हराना नहीं चाहते, बल्कि स्थायी रूप से क्षेत्रीय नियंत्रण को मजबूत करना चाहते हैं। और यह एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। वे सीमित अभियानों से दीर्घकालिक कब्जे की ओर बढ़ गए हैं। जैसा कि आप सोच सकते हैं, इस नए तरीके के लिए बड़े संसाधन चाहिए। आरामदायक सैनिकों के अलावा सटीक खुफिया जानकारी और जीती गई क्षेत्रों को बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। सैन्य विश्लेषकों का आकलन है कि लड़ाई कम से कम 6 महीने तक चल सकती है। और जिस माहौल में यह लड़ाई हो रही है वह सब कुछ और भी चुनौतीपूर्ण बना देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गाजा शहर महीनों की भीषण बमबारी के बाद खंडहरों के मैदान में बदल गया है। ये खंडहर हमास के लड़ाकों को लगभग पूरी तरह से छुपने की जगह देते हैं। वे विनाशकारी घात लगाकर हमला कर सकते हैं और कुछ ही सेकंड में गायब हो सकते हैं। हर मलबे का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। शहरी युद्ध को आधुनिक युद्ध में सबसे कठिन में से एक माना जाता है, लेकिन खंडहरों के बीच लड़ना इस कठिनाई को चरम स्तर तक बढ़ा देता है। हर कदम सोच समझकर और आगे बढ़ना योजना बनाकर करना चाहिए। इसी बीच कूटनीति पर्दे के पीछे काम कर रही है। मार्को रूबियो की यरूशलेम यात्रा महज एक संयोग नहीं थी। संयुक्त राज्य अमेरिका खुले तौर पर इजराइल का समर्थन करता है, लेकिन साथ ही कूटनीतिक समाधान के लिए दबाव भी डालता है। रूबियो ट्रंप का सीधा संदेश लेकर आए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है, लेकिन साथ ही वह सभी 48 बंधकों की रिहाई से जुड़े युद्ध विराम की भी इच्छा रखता है, जो अभी भी हमास के कब्जे में हैं। लेकिन रूबियो जब हमास के साथ समझौते की बात करते हैं तो निराशावादी नजर आते हैं। उनका मानना है कि बातचीत के लिए बहुत कम समय बचा है, सिर्फ कुछ दिन या ज्यादा से ज्यादा कुछ हफ्ते। यह संकेत देता है कि कूटनीतिक रास्ता लगभग बंद हो सकता है। यह क्या है? यह क्या है? यह क्या है? इजराइल की जमीनी कार्रवाई से पहले की गई एक कार्रवाई ने विवादास्पद प्रतिक्रियाएं दी। इसने इसे अच्छी तरह से दिखाया। इजराइल ने दोहा, कतर में हमास के नेताओं पर हमला किया, ठीक उसी समय जब वे युद्ध विराम वार्ता में भाग ले रहे थे। नेतन्याहू ने इस हमले का बचाव किया, यह कहते हुए कि इजराइल को दुनिया में कहीं भी आतंकवादियों का पीछा करने का अधिकार है। लेकिन इस कार्रवाई के बड़े राजनयिक परिणाम हुए। कतर, जो इजराइल और हमास के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, ने इस हमले की कड़ी निंदा की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। सबसे अहम बात, ट्रंप ने खुले तौर पर इस फैसले से खुद को अलग बताया, कहा कि यह सिर्फ नेतन्याहू का फैसला था। गाजरा में मानवीय स्थिति सैन्य अभियान को और भी जटिल बना देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 10 लाख से अधिक फिलिस्तीनी गाजा शहर और आसपास के इलाकों में एकत्रित हैं। इजराइल हमास पर इन नागरिकों का व्यवस्थित रूप से मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाता है, जिससे उन्हें सुरक्षित इलाकों में जाने से रोका जा रहा है। अनुमानों के अनुसार नई कार्रवाई शुरू होने से पहले 2 लाख लोग शहर छोड़ने में सफल रहे। यह स्थिति इजराइल की रक्षा बलों को एक जटिल समस्या के सामने खड़ा कर देती है। आखिरकार वे घनी नागरिक आबादी के बीच और जहां दुश्मन जानबूझकर आम लोगों के बीच छिपा हुआ है, वहां प्रभावी सैन्य अभियान कैसे चलाएंगे? इजराइल ने पहले ही कुछ संकेत दिए हैं कि वह इसे कैसे हासिल करना चाहता है। इजरायली रक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि आगे बढ़ना धीमा और सावधानी पूर्वक होगा, ताकि सैनिकों और नागरिकों दोनों की सुरक्षा की जा सके। लेकिन वह इसके साथ क्या करेगा? ब्राजील क्या है? हमारा समाज क्या? इसका मतलब यह भी है कि ऑपरेशन लंबा और महंगा होगा। इजराइल के अंदर
इस रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण विभाजन हैं। पिछले कुछ हफ्तों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन सड़कों पर हुए हैं, जिसमें सैकड़ों हजारों इजरायली एक राजनयिक समझौते की मांग कर रहे हैं जो बंधकों की रिहाई को प्राथमिकता दे। अपहरण किए गए लोगों के परिवारों का तर्क है कि सैन्य दबाव उनके प्रियजनों को और भी बड़े खतरे में डाल रहा है। यायर लापिद के नेतृत्व में राजनीतिक विपक्ष ने इस अभियान की कड़ी आलोचना की है। लापिद ने इस योजना को एक आपदा बताया है जो इजरायली सुरक्षा विशेषज्ञों की परिषद की सलाह के खिलाफ है। उनका तर्क है कि इससे और अधिक सैनिकों और बंधकों की मौत होगी बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य को हासिल किए। इजराइल में सैन्य और सुरक्षा समुदाय के कुछ वर्ग भी अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाने की वकालत करते हैं। वे बड़े पैमाने पर हमले के बजाय बंधकों के लिए समझौते को प्राथमिकता देने की बात करते हैं। इन विशेषज्ञों को डर है कि तीव्र शहरी लड़ाई के कारण बाकी बंधकों की मौत हो सकती है, जैसा कि पहले भी हो चुका है। इसे नकारा नहीं जा सकता। राजनीतिक नेतृत्व और सैन्य अधिकारियों के बीच यह तनाव युद्ध के उद्देश्यों पर एक गहरे बहस को दर्शाता है। नेतन्याहू पूर्ण विजय की सोच का समर्थन करते हैं, यानी हमास का पूरी तरह से विनाश। वहीं उनके आलोचक तर्क देते हैं कि यह उद्देश्य एक खतरनाक भ्रांति हो सकता है। इस अभियान को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता दबाव झेलना पड़ रहा है। कई यूरोपीय देशों, जिनमें फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं, ने इस संघर्ष के जवाब में एक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने का संकेत दिया है। नेतन्याहू इस बढ़ते अलगाव को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका तर्क है कि इजराइल को इसके लिए तैयार रहना चाहिए और खासकर हथियार उद्योग में खुद को और अधिक आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। वे अंतर्राष्ट्रीय दबाव को इजराइल के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध मानते हैं। लेकिन आखिरकार अब से क्या हो सकता है जो अब हो सकता है? ठीक है, ऑपरेशन गिदेओन की गाड़ियां आली के लिए भविष्य के परिदृश्य काफी अलग अलग हो सकते हैं। इजराइल के लिए सबसे अच्छे मामले में रक्षा बल गाजा शहर का संचालन नियंत्रण हासिल कर लेते हैं, हमास की मुख्य कोशिकाओं को खत्म कर देते हैं और एक स्थिर सैन्य उपस्थिति बना लेते हैं। यह नेतन्याहू द्वारा 2 साल से जिस पूर्ण विजय की वकालत की जा रही है उसे घोषित करने की अनुमति देगा, लेकिन यह आशावादी परिदृश्य भारी लागत के साथ आता है। इजराइल को एक तबाह क्षेत्र की जिम्मेदारी लेनी होगी जिसमें 20 लाख से अधिक लोग रहते हैं। बुनियादी ढांचा नष्ट हो चुका है और कब्जे के खिलाफ गहरा आक्रोश है। इसके लिए वर्षों या दशकों तक विशाल सैन्य और आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। मध्यवर्ती परिदृश्य में एक लंबा सैन्य गतिरोध शामिल है। हमास भले ही कमजोर हो जाए, फिर भी वह महीनों या वर्षों तक शहरी गुरिल्ला युद्ध की क्षमता बनाए रख सकता है। इजराइल कागज पर क्षेत्र को नियंत्रित करेगा, लेकिन उसे लगातार हमलों, लगातार हताहतों और राजनीतिक समाधान खोजने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ेगा। इजराइल के लिए सबसे खराब स्थिति एक विनाशकारी घटना होगी जिसमें कई सैनिकों या बंधकों की मौत शामिल हो सकती है, और इससे इजराइल पहले की तुलना में और भी खराब रणनीतिक स्थिति में आ सकता है। एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है, हमास के लिए रणनीति सीधी है। वे बस जीवित रहना चाहते हैं। इतनी देर तक जीवित रहना कि इजराइल को एक ऐसे युद्ध विराम के लिए मजबूर किया जा सके जो कम से कम उनके संगठनात्मक ढांचे के कुछ हिस्से को बचाए रखे। उन्हें पता है कि हर एक दिन की प्रतिरोध इजराइल के लिए राजनीतिक और सैन्य लागत बढ़ा देता है, और इस मायने में इजराइल समय हमास के पक्ष में है। जितना लंबा ऑपरेशन चलेगा, इजराइल पर आंतरिक हालात और अंतर्राष्ट्रीय दबाव उतना ही बढ़ेगा। आतंकी समूह ऐसा लगता है कि वह इस बात पर दांव लगा रहा है कि युद्ध जारी रखने की राजनीतिक कीमत अंततः नेतन्याहू की पूरी जीत हासिल करने की दृढ़ता से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन उनके लिए चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। मार्को रूबियो ने इशारा किया है कि अमेरिकी सब्र की भी सीमा है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका सार्वजनिक रूप से इजराइल का समर्थन बनाए रखता है, लेकिन तेजी से ठोस परिणाम लाने के लिए अभियान पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑपरेशन गिदेओन की गाड़ियां आई सिर्फ एक सैन्य अभियान से कहीं अधिक है।
यह एक उच्च जोखिम वाला दांव है। नेतन्याहू का मानना है कि केवल एक पूरी सैन्य जीत ही लंबे समय में इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। दूसरी ओर उनके आलोचक तर्क देते हैं कि यह दृष्टिकोण राजनीतिक वास्तविकताओं की अनदेखी करता है और क्षेत्रीय अस्थिरता को और बढ़ा सकता है। एक बात तो तय है, आने वाले हफ्ते और महीने बताएंगे कि कौन सा दृष्टिकोण सही साबित होगा। और आप इस अभियान पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है इजराइल गाजा से हमास को पूरी तरह खत्म कर पाएगा? नीचे अपनी टिप्पणी छोड़ें। अगर आपको यह सामग्री पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को साझा करें। अगली बार तक के लिए